नमस्कार विद्यार्थियों, मैं किरण पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ एक नया टॉपिक समास के साथ, जो कि रीड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, यानी कि किसी भी चीज को छोटा करके लिखना। इसके मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं जो पद प्रधानता के आधार पर बने हैं। इसमें मुख्य रूप से हैं, पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द्व हिंदी और व दोनों सही है। और चौथा है बहुव्रीहि। ये सबसे पहले तो शब्द शुद्धि के लिए इसको सही से देख लें कि ये क्या होता है, और फिर अब देखते हैं कि बाकी के बचे हुए 2 क्या है। तो बाकी के जो बचे हुए 2 हैं कर्मधारय जिसे हम हिंदी में 5वें के रूप में देखते हैं, और अंतिम जिसको हम समझ सकते हैं द्विगु समास। तो इस तरह से इस चार्ट को समझिए। पद प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 ही भेद हैं, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। और इसी के तत्पुरुष जो हैं, जो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, उसके आधार पर 2 भेद और है, कर्मधारय और द्विगु। जो द्विगु समास है उसमें पहला पद संख्यावाची होता है, जबकि कर्मधारय में एक पद विशेषण, दूसरा विशेष्य अथवा उपमान उपमेय होते हैं। पूरा पद अगर विशेषण हो तो वो बहुव्रीहि में चला जाता है। और इसलिए अब आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जिसमें प्रथम पद प्रधान हो वो अव्यय, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष, और जिसमें दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व, और जिसमें दोनों ही पद अप्रधान हो। दोनों ही पद क्या हो? अप्रधान, यानी कि कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो, वहां बहुव्रीहि समास होता है। अधिकांशतया जो पर्यायवाची शब्द हैं, रूढ़ शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं, वो सारे बहुव्रीहि के अंतर्गत आते हैं। और जो अव्ययी भाव समास है, इसमें आगे उपसर्ग लगे होते हैं या फिर शब्दों की आवृत्ति होती है। आपके समय खराब ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहले समझा रही हूँ, फिर प्रश्न शुरू करते हैं। तत्पुरुष में दोनों पद प्रधान दूसरा पद प्रधान होता है, और इसके भी फिर 6 भेद हैं कारकों के आधार पर, कि जिस कारक चिन्ह का लोप होता है उसी नाम से उस तत्पुरुष को जाना जाता है। इसमें 6 हैं, कर्म से लेकर अधिकरण तक, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ठीक है, फिर अब शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है यथाशक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। तो आप देखेंगे कि ये जो यथा शब्द है वो एक अव्यय शब्द है, और इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अव्ययी भाव समास। दूसरा प्रश्न है विचारधारा। इसको तोड़कर देखते हैं। इन विकल्पों के आधार पर अव्ययी भाव समास में पहला पद उपसर्ग होता है, जो कि अव्यय होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि विचार अव्यय नहीं है। तत्पुरुष में है 6 भेद आते हैं, विचार की धारा, विचार की धारा, विचार में धारा, विचार से धारा। तो और ये है द्वंद्व। तो द्वंद्व यहाँ है नहीं, क्योंकि 2 अलग अलग शब्द है जो बराबर नहीं है। कर्मधारय भी इसमें नहीं बन रहा, क्योंकि एक विशेषण और एक विशेष्य भी यहाँ नहीं है। धारा की कोई विशेषता नहीं बताई गई है, तो यहाँ पर होगा विचार की धारा, यानी जो विचार बह रहे हैं वो उनकी धारा। इसलिए यहाँ पर की शब्द आने से संबंध तत्पुरुष है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, आत्म परितोष। परितोष कहते हैं संतोष को, जो चारों तरफ अपने चारों तरफ जो आत्मा में संतोष व्याप्त होता है उसके लिए ये शब्द आया है परितोष, आत्मा की शांति।
तो यहाँ पर अर्थ निकल ही गया जैसे ही हमने टुकड़े किए। किसकी शांति? आत्मा की शांति। तो यहाँ पर भी संबंध तत्पुरुष होगा। चौथा प्रश्न देखिए, विद्यार्थी। यहाँ पर विद्या का अर्थी, विद्या के लिए अर्थी, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है वो है विद्या को चाहने वाला, यानी विद्या के लिए अर्थी। चाहने में के लिए शब्द का सही शुद्ध प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा होगा? सॉरी, ऑप्शन ही नहीं डाला, कोई नहीं लिख दिया। यहाँ होगा संप्रदान तत्पुरुष। फिर देखिए प्रश्न 5वां, भाई बहन। अब यहाँ देखिए आप कि बहुत ये भाई बहन से ये तो पता चल रहा है कि दोनों पद प्रधान है, यानी कि कर्म नहीं है, अव्यय नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, द्वंद्व है। पर द्वंद्व में कौन सा द्वंद्व है? तो भाई बहन। जहां पर और शब्द आए बीच में तो वो इतरेतर द्वंद्व में आता है। राम और श्याम, सीता और गीता, माता और पिता, भाई और बहन, ये सभी इतरेतर द्वंद्व में आते हैं। इसी को थोड़ा सा आगे और समझ लेते हैं कि जैसे शीत और उष्ण, तो या तो शीत या उष्ण, अगर ऐसा है तो वो द्वंद्व का विकल्पात्मक वाला ऑप्शन है, यानी कि उसको विकल्पात्मक द्वंद्व कहते हैं। और अगर किसी का समूह का बोध आ जाए, जैसे दाल बाटी चूरमा आदि, पिछले वीडियो में मैंने एक शब्द ऐसे बताया था, कुछ अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो समाहार का मतलब जहाँ पीछे आदि लग जाए, उसके साथ और चीजें, धोती कुर्ता आदि, दाल बाटी चूरमा आदि, वो समाहार द्वंद्व है। और जिसमें और शब्द का लोप हो रहा हो वो इतरेतर द्वंद्व है। और जिसमें या और अथवा शब्दों का लोप हो रहा हो वहां विकल्पात्मक द्वंद्व होते हैं, जिसमें अधिकतर विलोम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट, अस्वाभाविक। उपसर्ग लग रहा है, देखते ही पहचान में आ रहा है, फिर भी देख लेते हैं। कर्मधारय इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक विशेषण और एक विशेषण नहीं है। तत्पुरुष इसलिए नहीं क्योंकि इसके बीच में किसी कारक चिन्ह का लोप नहीं हो रहा है। द्वंद्व इसलिए नहीं क्योंकि दोनों पद उसमें प्रधान नहीं है। अव्ययभाव समास इसका सही उदाहरण यह उत्तर होगा। एक निष्ठ। अब इसका अपन विच्छेद करें, यानी समस्त पद का विग्रह करें, तो शब्द निकलेगा एक में निष्ठ। तो में किसके अंदर आता है? में, पे और पर, ये अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका उदाहरण होगा अधिकरण तत्पुरुष। 8वां प्रश्न देखिए, नतमस्तक, यानी कि इसको सामान्यतः अर्थ निकलता है झुका हुआ, मस्तक है जो, लेकिन इसका विशेष अर्थ अपन इस तरह से देखेंगे, इसको विशेषण शब्द मानते हुए बहुव्रीहि को प्राथमिकता देंगे और इस शब्द को बहुव्रीहि में मानेंगे। तो इसका सही उत्तर आपको मानना है, क्योंकि तत्पुरुष वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, और होता भी है तो जहां तक बहुव्रीहि ऑप्शन में है तब तक आपको बहुव्रीहि करना पड़ेगा, क्योंकि ये विशेषण शब्द है अपने आप में। फिर आता है चौराहा, चार राहों का समाहार, यानी कि यहाँ पर जो चार रास्ते निकल रहे हैं उसमें जो जगह मिलती है उसे चौराहा कहा गया है। तो सीधा सा यहाँ पर संख्यावाची पद बन रहा है देखो, क्योंकि बहुत सारे चौराहे होते हैं, ये कोई विशेष पद विशेषण नहीं है। जीवन गान, अब यहाँ देखेंगे कि शब्द का तोड़ने पर क्या बनता है, जीवन के लिए गान, जीवन पर गान, जीवन को गान या जीवन का गान। तो यहाँ पर अर्थ बनता है जीवन गान का, जीवन का गान, इसलिए यहाँ होगा संबंध तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 11, निर्मल शब्द में कौन सा समास है? तो निर्मल शब्द अपने आप में विशेषण है, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास में रखेंगे, क्योंकि इसमें संख्यावाची पद है नहीं, इसमें अव्यय है नहीं, इसमें बहुव्रीहि बन रहा है और कोई नहीं ऑप्शन में है। प्रश्न नंबर 12, अन्न जल, यानी कि इसका हम टुकड़ा करें तो एक विशेषण विशेष्य भी नहीं निकल रहा, क्योंकि जल की विशेषता अन्न नहीं बता रहा, अन्न की विशेषता जल नहीं बता रहा है। तत्पुरुष जैसा संबंध यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा और बहुव्रीहि इसमें नहीं होगा, तो बचा क्या? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व में कौन सा है, ये जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आएगा। यहाँ अन्न जल आदि, अगर हम भोजन करने बैठे हैं तो ये अन्न जल आदि में भी हो सकता है और अन्न और जल भी हो सकता है, लेकिन ये होगा द्वंद्व ही। फिर है त्रिफला, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, कई लोग इसे द्विगु समास में
गिन लेते हैं। और वैसे ये इसको गलत भी नहीं मानेंगे अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो। यानी इसका अर्थ निकलता है 3 ऐसे फलों औषधियों का समूह। उस सामान्य अवस्था में अगर वाक्य प्रयोग में ये 3 किसी भी औषधि के लिए आए तो यहाँ द्विगु समास सही उत्तर होगा। क्योंकि मैंने यहाँ बहुब्रीहि दिया ही नहीं है तो आपको इसमें अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो द्विगु ही सही करना है। लेकिन बहुब्रीहि दिया हुआ है तो आपको त्रिफला को बहुब्रीहि में ही गिनना है, क्योंकि 3 विशेष औषधियों का एक समूह है, उनके समाहार को ही त्रिफला कहा जाता है। नेक्स्ट है 14वां पंचवटी। इसमें भी वही दिक्कत है कि 5 वटियों का सही उत्तर होगा। क्योंकि मैंने यहाँ बहुब्रीहि दिया ही नहीं है तो आपको इसमें अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं है तो द्विगु ही सही करना है। लेकिन बहुब्रीहि दिया हुआ है तो आपको त्रिफला को बहुब्रीहि में ही गिनना है, क्योंकि 3 विशेष औषधियों का एक समूह है, उनके समाहार को ही त्रिफला कहा जाता है। नेक्स्ट है 14वां पंचवटी। इसमें भी वही दिक्कत है कि 5 वटियों का समूह पंचवटी कहलाता है और ऑप्शन में अगर बहुब्रीहि नहीं हो तो द्विगु सही होगा। लेकिन पंचवटी एक विशेष उपवन का नाम होने के कारण ये बहुब्रीहि में भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 छल कपट। अब आप देखेंगे यहाँ अन्न जल है, वैसा ही मिलता जुलता यहाँ छल कपट दिख रहा है। अब मैंने यहाँ पर आपके जो मुख्य भेद हैं वो नहीं लिखे हैं, यहाँ पर मैंने द्वंद्व समास के 3 भेद लिखे हैं। अब अगर ये द्वंद्व समास है तो कौन सा है ये पहचानना है, क्योंकि द्वंद्व है ये तो पता चल रहा है। तो द्वंद्व समास में यहाँ पर छल या कपट भी गलत होगा, या फिर छल कपट आदि इसको भी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ बनेगा छल और कपट से उसने ये कार्य किया। तो यहाँ छल और कपट, इसको इस तरह से विग्रह करेंगे तो इसका सही उत्तर बनेगा इतरेतर द्वंद्व। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 मंद बुद्धि। यहाँ पर बुद्धि की विशेषता है कि वो मंद है, इसलिए यहाँ एक विशेष्य है और एक विशेषण है, इसलिए कौन सा समास होगा, कर्मधारय। फिर 12वां प्रश्न देखते इकतारा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि कभी ये संख्यावाची होता है, कभी द्वंद्व में चला जाता है, कभी बहुब्रीहि में चला जाता है। तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि कोई भी शब्द 1 से लेकर 9 तक की संख्या से शुरू हो रहा हो और कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहा हो तब तक वह द्विगु ही रहेगा। और 10 के सभी गुणज अगर कोई विशेष अर्थ नहीं दे रहे हैं, वाक्य प्रयोग के आधार पर ही ये स्पष्ट हो पाता है। अगर वो अलग अर्थ दे रहे हैं, अन्य अर्थ दे रहे हैं तो वो बहुब्रीहि में जाएगा। अन्यथा 1 से 9 और 10 के सभी गुणज शब्द जो संख्याओं से शुरू होते हैं वो सारे ही संख्यावाची यानी कि द्विगु में ही आएंगे। तो इसका उत्तर होगा द्विगु समास। प्रश्न 13 34। अब आप कहेंगे कि अब ये भी संख्या है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि या तो वो 10 का गुणज होना चाहिए या 1 से 9 तक की संख्या में होना चाहिए और अन्य अर्थ नहीं दे रहा हो, ऐसा होना चाहिए। तो इन तीनों ही चीजों में से यहाँ कुछ भी लागू नहीं हो रहा है, यानी कि ये द्विगु भी नहीं है और बहुब्रीहि भी नहीं है। तो यहाँ होंगे 4 और 30 34। तो यहाँ और शब्द जो मिल रहा है इससे हमें क्या सिद्ध हो रहा है कि यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व। देव ऋषि देवर्षि ये जो शब्द है इसका हम अर्थ निकालेंगे कि ऐसा ऋषि जो देवता है, ऐसा देवता जो ऋषि भी है, ठीक है ना। ऐसा ही एक और शब्द ऐसे ले सकते हैं, राजर्षि, यानी कि दोनों ही विशेषण हैं, ऐसा ऋषि जो देवता है या ऐसा देवता जो ऋषि है। वैसे ही ऐसा राजा जो ऋषि है या ऐसा ऋषि जो राजा है। जब विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान या विशेषण विशेषण भी हो तो भी वहां पर कर्मधारय समास होता है। तीसरा है अनपढ़। ये शब्द क्योंकि आपको मैंने अभी जो भी कॉन्सेप्ट समझाए थे उनमें ये नहीं बताया, ये आपको बताया था कि जो उपसर्ग आते हैं वो अव्ययी भाव समास में होते हैं, लेकिन जो उपसर्ग निषेध का बोध कराए, निषेध यानी कि कोई नकारात्मकता बताए, ना होने का बोध कराए, वो सारे तत्पुरुष का एक और भेद होता है
न्यय, जिसको गणना में नहीं गिना जाता, लेकिन जहां पर भी निषेध वाले उपसर्ग आ जाए, अनपढ़, अनजान, अज्ञान, तो वहां सारे वो सारे किस में आ जाते हैं, न्य तत्पुरुष में आ जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा न्य तत्पुरुष। प्रश्न 16, निशाचर। निशाचर क्योंकि एक पर्यायवाची शब्द है, इसलिए सारे पर्यायवाची शब्द बहुब्रीहि समास में ही आते हैं, इसलिए आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधा बहुब्रीहि लगाना है। नील कमल, यहाँ पर अब कमल शब्द है जो कि विशेष्य है। इसकी विशेषता ये है कि ये नीला है, तो यहाँ एक विशेषण और एक विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधार है। 18वां प्रश्न देखिए, अनायास। अनायास यानी अचानक कुछ जो हो जाता है, ठीक है, यानी कि जो इसमें यहाँ अनायास यानी अचानक हो जाने वाला, इसलिए यहाँ पर न्य तत्पुरुष जो होता है उसका भेद है तत्पुरुष का, ठीक है। उसके बाद देखिए गगनचुंबी। यहाँ पर ये गगनचुंबी बहुत सी बार जो इमारत है एक गगनचुंबी, उसके लिए बहुब्रीहि में डाला जाता है, लेकिन इसका शुद्ध जो व्याकरणिक कोटि है वो इसमें हम मानेंगे गगन को, यानी कि तत्पुरुष, ठीक है। ऐसे जो इमारत जो गगन को चूमती है तो तत्पुरुष समास। 20वां प्रश्न देखिए, नीलकंठ, यानी जिसका कंठ नीला है। वैसे ये होना कर्मधारय चाहिए, पर क्योंकि ये नीलकंठ पर्यायवाची है शिव का, इसलिए यह किस में चला जाएगा, बहुब्रीहि में। तो इस प्रकार अपने विशेषण समास का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि कई बार कुछ शब्द ऐसे विशेषण होते हैं जो द्विगु में भी आते हैं, कर्मधारय में भी आते हैं, और उसके बाद वो बहुब्रीहि में भी आते हैं। विकल्प में अगर वहाँ बहुब्रीहि दे रखा है या फिर वाक्य प्रयोग में दे के बता रखा है, तो आप उसको स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वो बहुब्रीहि में है या द्विगु या कर्म में है। कई बार वो तत्पुरुष का भी होता है। तो अंतिम रूप जो प्रथम रूप है वो बहुब्रीहि का माना जाएगा, उसके बाद वो उस कर्मधारय और द्विगु में आएगा, और अंत में वो तत्पुरुष में माना जाता है। इसलिए प्रश्नों के उत्तर देते समय स्वविवेक का प्रयोग करें और प्रश्न की प्रकृति को समझकर ही प्रश्न का उत्तर देवें। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो उपयोगी लगे, अच्छी लगे, तो कंसेप्ट चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।